नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। हिंदू पंचांग के अनुसार आज नया साल शुरू होने जा रहा है और साथ ही आज है नवरात्रि का पहला दिन। ऐसे नवरात्रि में माता की कैसे करें पूजा, साथ ही घट स्थापना का क्या है शुभ मुहूर्त, ये सब जानेंगे हमारे आज के महा उपाय में। साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। माँ अम्बे की आराधना का पर्व नवरात्र का हुआ शुभारंभ। कैसे करें नवरात्र में पूजा अर्चना, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। विक्रम संवत 2072 की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ता में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी सप्ताह 21 से लेकर के 28 मार्च के मध्य कौन कौन सी विशेष तिथियां पड़ने वाली हैं। आज की तिथि स्वयं अपने आप में बहुत ही विशेष है। आज हमारा हिंदू नववर्ष आरंभ हो रहा है। आज से विक्रम संवत 2072 आरंभ हो रहा है और आज नवरात्र का पहला दिन है। कल 22 मार्च रविवार को गौरी पूजा का दिन होगा, जिसे गणगौर कहते हैं, या मत्स्य जयंती भी इस तिथि में मनाई जाती है। फिर इसके बाद 25 मार्च बुधवार को यमुना छठ है और 28 मार्च शनिवार को रामनवमी का पर्व मनाया जाना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के संयोग बनेंगे। माता जी की तरफ से आपको लाभ मिलेगा। गृह सजावट का काम आप अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में आपके सीनियर्स आपके कार्य की सराहना करेंगे। सहकर्मियों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इस पूरे हफ्ते को शुभ बनाने के लिए देवी की आराधना करने के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना भी आपको बहुत अच्छी मनोवांछित सफलता दिला सकता है। आपको इस हफ्ते ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों और अपने वरिष्ठ जनों का अपमान आपसे ना हो जाए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को इस सप्ताह आपको चिंतन, लेखन और सृजन कार्य में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यात्रा करने से बचना चाहिए। आकस्मिक खर्च होने की संभावना है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपको कामकाज में सफलता और यश की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय बना रहने वाला है। कलाकार या किसी भी कौशल्य से जुड़े जातकों को अपनी कला व कौशल्य का प्रदर्शन करने का एक उत्तम अवसर, जो दुर्लभ अवसर आप चाहते थे, वह प्राप्त होगा। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए धनदा स्रोत का पाठ आपको निरंतर करते रहना है। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को स्वयं को सुरक्षित महसूस करने से आपके मानसिक कष्टों में कुछ कमी आ सकती है। घर व संपत्ति आदि के विवादित मसले आपके सामने चुनौती बन करके आएंगे, किंतु शीघ्र ही इसका निदान हो जाएगा जब आप बुद्धि विवेक से काम लेंगे। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की लोकप्रियता में कुछ कमी आने के लक्षण बनते हैं। महिलाएं धन के मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतें। अधिवक्ता वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ कहा जा सकता है। इस आगामी पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए नवरात्र का पावन पर्व चल ही रहा है, तो नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप भी आप करते रहें। आप जो भी अपनी पूजा पाठ करते हैं, जो आराधना करते हैं, उसको तो करना ही है। गायत्री मंत्र का जाप भी आपको 108 बार रोज करना है और साथ ही साथ काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें तो शुभता में वृद्धि होगी। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कह रहे हैं।
कर्क राशि वाले जातक लोगों को नए वस्त्र अलंकार खरीदने या धारण करने अर्थात पहनने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सार्वजनिक तौर पर मान सम्मान मिलेगा। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लिए यह समय श्रेष्ठ कहा जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा आराधना जब आप करते हैं नवरात्र में, तो आपको ध्यान ये रखना है कि मां लक्ष्मी की आराधना भगवान विष्णु की आराधना के बिना अपूर्ण मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, पुरुष सूक्त का पाठ भी करें तो फायदा मिलेगा। असावधानी के साथ वाहन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप अपनी बात सामने रखने में कुछ समस्या का अनुभव कर सकते हैं। बहुत सहज आप नहीं होंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी। इस पूरे सप्ताह आप लेन देन और बचत के मामलों में थोड़ा सा गंभीर रहें, सीरियस बने रहें। बिजनेस में, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन अपनी मेहनत से आप परेशानियों से जूझ के बाहर निकल सकते हैं। आपके लाभ में वृद्धि होगी, लेकिन दफ्तर की राजनीति के कारण आपको अपने भविष्य को लेकर के थोड़ा सा मन में संदेह की स्थिति होगी, असंतोष का अनुभव आप कर सकते हैं। इस पूरे हफ्ते नवरात्र के बारे में कहते हैं कि देवी की आराधना करने के साथ साथ हनुमान जी की पूजा आराधना करना भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो बजरंग बाण का पाठ आप रोज करें, खासतौर पर नवरात्र के 9 दिनों में करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तनाव और दबाव किसी भी बड़े निर्णय को करते समय आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब चलिए जानते हैं कि कन्या राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह कुछ लोग आपकी शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय में नौकरों चाकरों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ नुकसान हो जाए या आपको कुछ कहीं ना कहीं से कोई क्षति पहुंच जाए, कुछ व्यक्तिगत क्षति पहुंच जाए, ऐसे आपके लिए लक्षण बनते हैं। सामाजिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं उनसे आपको कृपया दूरी बना करके रखना ही आपके लिए उचित होगा। छात्रों को, विद्यार्थी वर्ग को मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, किंतु विस्फोटक पदार्थों से, वस्तुओं से दूर रहने की आवश्यकता है। ज्वलनशील पदार्थों से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ या खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना करके रखने की आवश्यकता है। महिलाएं अतीत की यादों को सोच करके कुछ चिंतित हो सकती हैं। शेयर से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य कहा जा सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए निरंतर श्री चालीसा का पाठ भी आपको करते रहना चाहिए और कठोर शब्दों का प्रयोग आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो कम से कम करें, ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इससे आपके संबंध प्रभावित होने के लक्षण बन रहे हैं। और अब जानते हैं कि तुला राशि वाले जातकों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप ऑफिस में सबको प्रभावित करने के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। भावनात्मक तौर पर आप अतीत की बातों में बार बार जाते रहेंगे। निजी रिश्तों में मधुरता रहेगी। आजीविका के साधनों से उत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। लंबी व लाभकारी यात्राओं के योग आपके लिए बन रहे हैं। प्रेम संबंधित मामलों में मधुरता रहेगी। पूंजी व स्वास्थ्य को लेकर के भागदौड़ हो सकती है। कार्य व व्यापार में नए सूत्र हाथ लगने की संभावना है। बंधु बांधव के पक्ष को लेकर के चली आ रही जो तकरार की स्थिति थी, आपके कुटुंब में जो तनाव का काम था, वह अब कहीं ना कहीं से समाप्त होने के योग आपके लिए बनते हैं। इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए नवरात्र में जब आप देवी की आराधना करते हैं तो शिव और शक्ति की उपासना भी उतना ही महात्म रखती है। तो महादेव की पूजा आराधना भी आप साथ में करते रहें, किसी का अपमान न करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस पूरे सप्ताह क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का व्यवहार थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन आप सहयोगपूर्ण भूमिका अपनाए रखें अपनी तरफ से। पैसों को लेकर के अगर मन में तनाव है या तनाव रहता है तो आने वाले समय पर विश्वास रखें, समस्या जल्दी ही दूर होगी। जब आपको बेहतर नौकरी मिल जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी तो जो भी तनाव की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। इस सप्ताह आपके लिए स्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई देती हैं। सारी परिस्थिति आपके नियंत्रण में जल्दी ही आने के संयोग बनते हैं। इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए उचित होगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्या को जरा भी आप नजरअंदाज मत करिए। चलिए अब जानते हैं कि धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप सिर्फ हिम्मत और जोश से ही काम न लें, बल्कि दिमाग, बुद्धि, विवेक से भी काम करें तो लाभ कहीं अधिक मिलेगा। कई लोग आपके पास इस हफ्ते में आते जाते रहेंगे। कोई सलाह मांगने आएगा, कोई सिर्फ मिलने चला आएगा, कोई आपका हालचाल पूछने आएगा। इस सप्ताह आप अपने संतान की किसी स्वास्थ्यगत समस्या को लेकर के परेशान हो सकते हैं। तो इस संबंध में जो लोग आपके पास मिलने आएंगे उनमें से कोई एक व्यक्ति आपको कोई बहुत उचित सलाह देगा। वो सलाह आपके लिए ठीक होगी, उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए श्री सीताराम जी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की बातों में आने से, बहकावे में आने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है। इस सप्ताह वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंताओं और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव आप कर सकते हैं। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति संभावित दिखाई देती है। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा। आपके अपने लोगों के बीच में जब आप बात करते हैं या किसी भी बात को लेकर के गलतफहमी पैदा ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान इस पूरे हफ्ते में रखना होगा। इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए 108 बार गायत्री मंत्र का जाप रोज करें, आपके हित में है। और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको भी ध्यान देकर के बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के संयोग आपके लिए बनेंगे। माता जी की तरफ से लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। गृह सजावट का कार्य, कुछ इंटीरियर के चेंजेस का काम आप अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। ऑफिस में जो आपके उच्च अधिकारी हैं वो आपके कार्य से प्रसन्न होकर के आपकी सराहना करेंगे। सहकर्मियों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की आवश्यकता आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए आपको भी देवी की पूजा आराधना करने के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी भी परिस्थिति में गुरुजनों और अपने वरिष्ठ जनों, जो आपके परिवार के सम्मानित लोग हैं, उनका आप अपमान न करें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मीन राशि वाले इस सप्ताह क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप बहुत ज्यादा दुविधाग्रस्त हो सकते हैं। बड़े निर्णय लेने में आप स्वयं को असमर्थ महसूस करेंगे, किंतु आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपके लिए क्या करना आवश्यक है, किस प्रकार के निर्णय आपको करने हैं। लेकिन आप जिस भी स्थिति में सुख का अनुभव करते हैं, सुख महसूस करते हैं, उससे बाहर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। मूड और मन में भारीपन, असंतोष का अनुभव आप कर सकते हैं। इसके बावजूद भी जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, रिस्क लेने की इच्छा आपकी बनी रहेगी। कागजी कार्यवाही में, कानूनी मामलों में या रुपए पैसे के लेन देन में सही फैसला करने में आपको थोड़ी सी कठिनाई, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए निरंतर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करते रहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अपने कार्यक्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि पर। चैत्र नवरात्रि 2015 की आज से आरंभ हो रही है। तो हिंदू मान्यता अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा, जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है, प्रतिपदा तिथि से नवरात्र व्रत रखे जाते हैं। इस बार नवरात्रि 9 दिनों की जगह 8 दिनों की हो रही है। द्वितीया और तृतीया जो है एक ही साथ पड़ रही है। नवरात्र में तृतीया तिथि के क्षय होने के कारण नवरात्र में एक दिन कम होगा। नवरात्र का घटना कम होना शुभ नहीं माना जाता, परंतु इस बार चैत्र नवरात्र में 8 दिनों में से 6 दिन बहुत शुभ संयोग लेकर के आ रहे हैं। उसकी भी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। शनिवार से नवरात्र का आरंभ होना श्रेष्ठ और समृद्धि कारक माना जाता है। साथ ही साथ ग्रहचाल की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में रहेंगे। इस बार शनिवार से नवरात्र शुरू होना और शनिवार को ही नवरात्र का पूर्ण होना व्यापारी वर्ग के लिए, व्यापारियों के लिए विशेष उन्नति कारक रहेगा और आम लोगों के लिए खुशहाली देने वाला कहा जाता है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है।
नवरात्रि में 28 मार्च को रामनवमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। आगामी 28 मार्च को रामनवमी होगी। इसके बाद अगले दिन संयोग से 29 मार्च को रवि पुष्य का विशेष संयोग भी आ रहा है। रवि पुष्य का योग संपूर्ण दिन रात रहेगा। इसी के साथ साथ रवि योग एवं सर्वार्थ सिद्धि योग होने का भी संयोग स्थिति में बन रहा है। नवरात्र का आरंभ किस प्रकार है, किस प्रकार से आपको कलश स्थापना करनी है, किस प्रकार पूजा आराधना करनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। नवरात्र का आरंभ प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना, जिसे हम घट स्थापना भी कहते हैं, इसके साथ हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार नवरात्र व्रत का आरंभ प्रतिपदा तिथि को घट या कलश स्थापना के साथ ही किया जाना चाहिए। कलश को गंगा जल से आपको परिपूर्ण कर देना है, यानी भर देना है, और उसमें पंचरत्न और पंच पल्लव आम के 5 पत्ते डालने चाहिए। पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला होता है। स्त्री हो या पुरुष, सबको नवरात्रि का व्रत करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप स्वयं व्रत ना कर सकें तो प्रतिनिधि यानी आपके स्थान पर कोई और, वो आपके पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, ज्येष्ठ पुत्र हो सकते हैं, सहोदर हो सकते हैं, या किसी ब्राह्मण के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं या उसका पूजा अनुष्ठान का कर्म करवा सकते हैं प्रतिनिधि तौर में। नवरात्रि में घट स्थापना के बाद अगर किसी परिवार में कोई सूतक हो जाता है, किसी का देहांत हो जाए या बच्चे का जन्म हो जाए, तो ऐसे में कोई दोष नहीं मानना चाहिए। परंतु घट स्थापना से पहले अगर ऐसा कोई सूतक हो जाता है तो आपको फिर दोष लगता है। ऐसे में पूजन आदि का कार्य आप स्वयं नहीं कर सकते। चैत्र के नवरात्रि में शक्ति की उपासना तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही साथ शक्तिधर की उपासना भी की जाती है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, माता पार्वती या दुर्गा के साथ महादेव की आराधना करें, तो इस प्रकार आपको शक्ति के साथ शक्तिधर की आराधना अवश्य करनी चाहिए। पहले दिन माता दुर्गा की प्रतिमा तथा घट की स्थापना की जाती है। इसके बाद नवरात्रि का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। माता दुर्गा व घट स्थापना की विधि तथा शुभ मुहूर्त का वर्णन हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको किस प्रकार से घट स्थापना करनी है, पहले उसको समझ लेते हैं। आपको करना यह है कि जहां भी आपको अपने घर में या पूजा स्थान में कलश स्थापना करना है, पवित्र स्थान को मिट्टी से वेदी बना करके उसमें जौ और गेहूं बोना चाहिए। फिर उसके ऊपर अपनी शक्ति अनुसार बनवाए गए सोने, तांबे अथवा मिट्टी के कलश को विधि पूर्वक आप स्थापित करें। कलश के ऊपर सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी अथवा पत्थर की चित्रमयी मूर्ति आप देवी की प्रतिष्ठित कर सकते हैं। शालिग्राम जी को विराजित करके भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। नवरात्रि व्रत के आरंभ में स्वस्ति वाचन, शांति पाठ करके आपको संकल्प करना है और सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा करके षोडश मातृका, लोकपाल, नवग्रह और वरुण का सविधि पूजन करना चाहिए। फिर मुख्य मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करें। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन तथा मार्कंडेय पुराण अंतर्गत निहित श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों तक प्रतिदिन करते रहना चाहिए या करवाना चाहिए। इस बार जो है दिन रात बराबर होने वाले हैं। इस बार नवरात्रि स्थापना के दिन 21 मार्च को दिन रात बराबर होंगे। सूर्योदय प्रातःकाल 6:34 पर होगा और जबकि सूर्यास्त भी 6:34 पर ही होने वाला है, यानी दिन रात की अवधि 12-12 घंटे की बिल्कुल समान है। ऐसी स्थिति कई वर्षों में एक बार बनती है। नवरात्रि के 8 में से 6 दिन रहने वाले सुयोग में कोई भी शुभ कार्य करना और वाहन, स्वर्णाभूषण, प्रॉपर्टी का लेन देन करना श्रेष्ठ और उन्नतिदायक रहने वाला है। घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, किस समय में आप कलश स्थापना करें, ये जान लेना भी बहुत आवश्यक है। घट स्थापना के लिए देवी पुराण के अनुसार प्रातःकाल का समय ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है और बताया गया है। इसीलिए सुबह द्विस्वभाव लग्न में घट स्थापना करनी चाहिए। 21 मार्च को सूर्योदय प्रातःकाल 6:34 पर होगा और द्विस्वभाव मीन लग्न प्रातःकाल 7:44 बजे तक रहेगा। इसलिए 6:34 से लेकर के 7:44 के अंदर अंदर जो घट स्थापना कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके अलावा भी कुछ मुहूर्त है, वो भी जान लेते हैं। अभिजित मुहूर्त दोपहर में 12:10 से लेकर के 12:58 तक रहेगा। इस समय में भी कलश स्थापना की जा सकती है। और जो लोग चौघड़ियों के हिसाब से कलश स्थापना करते हैं, उनके लिए प्रातःकाल 8:04 से लेकर के
9 बजे तक का शुभ का चौघड़िया होगा और दोपहर में 12:34 से लेकर के शाम 5:04 तक चर और लाभ का और इसके साथ साथ अमृत का चौघड़िया होगा। इस चौघड़िए में भी घट स्थापना की जा सकती है। आइए, मैंने आपको बताया कि इस बार 8 दिनों में, नवरात्र के 8 दिनों में बहुत अच्छे अच्छे संयोग बन रहे हैं। तो किस दिन कौन सा संयोग बन रहा है, आइए मैं आपको बताता हूं। 22 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा, फिर उसके बाद 23 मार्च को रवि योग बनेगा, 24 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ कुमार योग और रवि योग पड़ेगा। ये बहुत अच्छा संयोग है। 25 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग, कुमार योग, रवि योग के साथ साथ राजयोग भी बन रहा है। 27 मार्च को रवि योग सर्वार्थ सिद्धि योग है, 28 मार्च को रवि योग है, 29 मार्च को रवि पुष्य योग के साथ साथ रवि योग सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो इस प्रकार से आप नवरात्र के 8 दिनों में से 6 दिनों में बनने वाले इन योगों का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन का महात्म्य क्या है। नवरात्रि यूं तो वर्ष में 4 बार आती है, जिसमें चैत्र और अश्विन की नवरात्रियों का विशेष महात्म्य है। बाकी 2 नवरात्रियां जो होती हैं उसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वो खासतौर पर तंत्र मार्ग के साधकों के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग में ली जाती हैं। चैत्र नवरात्रि से ही विक्रम संवत भी आरंभ हो जाता है। इन दिनों प्रकृति से एक विशेष तरह की शक्ति जो है वह निकलती है, उत्सर्जित होती है। इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए इन दिनों में शक्ति पूजा या नवदुर्गा की पूजा आराधना का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बनाया गया। इनमें माँ के 9 शक्तियों की पूजा अलग अलग दिनों में अलग अलग स्वरूप के माध्यम से की जाती है। पहले दिन में माता के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन से कई लोग 9 दिनों तक या पहले और आखिरी यानी 2 दिनों का उपवास रखने का संकल्प भी करते हैं। तो पहले दिन किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी है, जब हम बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेना आवश्यक है। आपको करना यह है कि इस दिन से 9 दिनों का या फिर पहले और आखिरी, जैसी भी आपकी सुविधा हो, जैसा आपका नियम हो, उस प्रकार से व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए और व्रत करना चाहिए। जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं वो दशमी को पारायण करेंगे, अपने व्रत का आप उद्यापन करेंगे। और जो लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं वो अष्टमी को उपवास रखेंगे और नवमी को व्रत का पारायण करेंगे। इस दिन कलश की स्थापना करके अखंड ज्योत आपको स्थापित कर देना चाहिए, जला सकते हैं। प्रातःकाल और सायंकाल दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और देवी की आरती करें। अगर सप्तशती का पाठ आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो देवी के नवार्ण मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। पूरे 10 दिनों तक खान पान में और अपने आचार व्यवहार में, आचरण में सात्विकता रखनी चाहिए। माता को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, ये माता को नहीं अर्पित करते हैं। बेला, चमेली, कमल और दूसरे पुष्प जो हैं यह माता को समर्पित किए जा सकते हैं। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि किस तरीके से पहले नवरात्रि में पूजा करनी चाहिए और क्या महत्व होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जय दुर्गेश, जय दुर्गे। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।